हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। और इसके अंदर अब तक हमने प्राइवेट और पब्लिक जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनके टाइप्स के बारे में, उनके रोल्स के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ के बारे में। ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ को भूमंडलीय उपक्रम कहते हैं। ऐसे बिजनेस जो पूरे विश्व के भूमंडल पर कहीं भी विश्व स्तर पर फैले होते हैं, बहुत सारे देशों में अपना बिजनेस करते हैं, उस तरह के उपक्रम आपके कैसे होते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ कहलाते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ को बहुराष्ट्रीय उपक्रम, अंतर्राष्ट्रीय उपक्रम या वैश्विक उपक्रम भी बोलते हैं। ऐसे बिजनेस जो विभिन्न देशों में व्यापार करते हैं, जैसे अपन देखते हैं नाम मल्टीनेशनल कंपनी, MNCs के बारे में आपने नाम सुना होगा। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पूरे विश्व स्तर पर क्या करती हैं? व्यवसाय करती हैं। तो ऐसे उपक्रम जो होते हैं, ऐसे व्यवसाय जो होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? आपके भूमंडलीय उपक्रम कहा जाता है। यानी कि भूमंडलीय उपक्रम को अगर डिफाइन करें तो हम कैसे करेंगे कि भूमंडलीय उपक्रम या ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ वो एंटरप्राइजेज़ होते हैं जो किसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी देशों में क्या करते हैं? अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्थापित करते हैं, चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो आपके किस में आते हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ के अंदर आते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी देश की इकोनॉमी की, तो उन देशों में जहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है, उन कंट्रीज़ के अंदर जो मोस्ट आपका रोल है उनकी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में, वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने में, वो आपका रहा है किसका? वो रहा है MNCs का। आज हम हमारी इंडिया की बात करें, अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो इसके पीछे लॉजिक है कि हम ढेर सारी विदेशी कंपनियों के उत्पादों को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। आज हम सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हैं, हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनते हैं, इसके अलावा हम रीबॉक के जूते पहनते हैं, हम इसके अलावा ढेर सारे विदेशी उत्पादों को अपने यहाँ काम में लेते हैं। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई हैं जब बहुत सारे ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट्स में हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल करवा रहे हैं। और ऐसा करने से ही हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो GDP है, हमारी जो ग्रोथ है, वो बढ़ रही है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो आपके ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो फीचर्स में नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस कर सकते हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। जो आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं ग्लोबल, उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। भाई सीधी सी बात है, आज आप कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए क्योंकि आप गरीब हो, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप करोड़पति हो, तो आप सिटी क्या, आप देश के बाहर जा सकते हो। तो हम ये मान लें कि जो बंदा विदेश घूमने जा रहा है वो पैसे वाला है, सीधी सी बात है। तो ऐसी अपन के ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ हैं। एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में घुसकर अपना बिजनेस कर रही है, वो ज़्यादा कैसी होगी? पैसे वाली होगी, ज़्यादा रिच होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज की, कि एक कंपनी जो होती है ग्लोबल एंटरप्राइज, MNC कंपनी, उसके अंदर कैपिटल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपने शेयर्स को इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्या करते हैं? इशू करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ उनको अपने यहाँ बिजनेस करने के लिए इनवाइट करती हैं, उनको जगह देती हैं, उनको स्टॉक देती हैं, उनको लेबर देती हैं, और उनसे ही क्या करते हैं? फिर वो कमाई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड बैंक हैं आपके वर्ल्ड लेवल के, वो सभी उनको लोन्स फैसिलिटी देने के लिए कैसे होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है और इनका कैपिटल रिसोर्सेज कैसे हैं? ज़्यादा हैं। नंबर सेकंड पे हम बात करें फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब होता है विदेशी सहयोग। देखो क्या होता है, जब भी आप किसी ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि विदेशी मार्केट में कैसे घुसा जाए, क्योंकि आप उस मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं है। वहाँ के कंज्यूमर्स के बारे में नहीं जानते, वहाँ के कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में नहीं जानते, कल्चर के बारे में नहीं जानते। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आप वहाँ की किसी कंपनी से टाई अप करते हो और टाई अप करने के बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशंस लेते हो।
वहाँ पे टाई अप के थ्रू एक कम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बिजनेस में थोड़ा सा ग्रो करते हो और अपने प्रोडक्ट को वहाँ के मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हो। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट पर वहाँ के मार्केट में पकड़ बनती है और फिर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके वहाँ पे बड़े स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो। तो हर कंट्री के अंदर जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो यही काम कर रही हैं कि वो क्या करती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, उनको माल बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। इसके अलावा उनकी वो पार्टनरशिप कर लेती है दूसरी कंपनीज़ के साथ, जिन्हें हम जॉइंट वेंचर्स कहते हैं। तो इस तरह से ढेर सारे आपके तरीके हैं जिसके माध्यम से आप विदेशी कंपनियों को अपने पास या विदेशी सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भूमंडलीय उपक्रम होते हैं इनके पास लॉजिक एक ही है कि अगर फॉरेन कंपनी में या फॉरेन कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को सेटअप करना है तो उसके लिए आपको विदेशी संबंध बनाने पड़ेंगे, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ना पड़ेगा और स्थानीय लोगों को क्या करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। अगर हम इसके बाद बात करें नंबर 3 पे, तो इसके आएगी अपन की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़। देखो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है। टेक्नोलॉजी बेस्ट है तभी तो ये वर्ल्ड वाइड है। एक्चुअल में ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो होते हैं इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा अपडेट टेक्नोलॉजी होती है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी जब ये यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कैसी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो फिर बिक्री ही बिक्री और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इनके पास जो क्वालिटी है किसकी, टेक्निक्स की, वो कैसी है, ज़्यादा है। जिस कंट्री के अंदर ये जाते हैं वहाँ पर ये पहले क्वालिटी देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की क्वालिटी कस्टमर्स को पसंद आती है और फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इनके पास कंपनी में टेक्नोलॉजी को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं न्यूनेस इन प्रोडक्शन। देखो क्या होता है, बड़ी कंपनीज जो होती हैं इनका मेन काम होता है रिसर्च का। इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी कंपनीज के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि किस मार्केट के अंदर किस क्वालिटी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है, उस चीज़ पे इनको रिसर्च करनी पड़ती है। अलग अलग कल्चर, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप्स, और फिर इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ये मिक्स करके सारी चीज़ों पर ढंग से स्टडी करके, एवेल्यूशन करके और फिर एक प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं एक स्पेशल कंट्री के लिए, एक स्पेशल मार्केट के लिए, और फिर उस हिसाब से उसको क्या किया जाता है, डील किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इनके प्रोडक्ट्स में हमेशा क्या रहती है, न्यूनेस रहती है। ये अपने प्रोडक्ट्स को बार बार अपडेट करते रहते हैं। जैसे आप मोबाइल्स मार्केट की बात करें तो आपको मोबाइल मार्केट के अंदर हर कंपनी हर महीने के अंदर नए से नए 2-3 मॉडल आपको मार्केट में जल्दी ला के दे देती है। इससे हम उनको तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये इनकी क्या है, पावर है कि अपने प्रोडक्ट में हमेशा क्या करते रहेंगे, वो चेंजेस करते रहेंगे, न्यूनेस लाते रहेंगे। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करें स्ट्रेटजीज़ के बारे में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि बाज़ार में माल बेचने की क्या आपकी पॉलिसी है। देखो मार्केट में कंपटीशन तो होगा ही होगा, और जब भी आप किसी नए मार्केट में घुसोगे तो वहाँ पे जो पहले से वहाँ का लोकल कंपटीशन है, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी बिक्री पर प्रभाव डालेंगे। अब आपको उनसे अच्छा, उनसे ज़्यादा बढ़िया क्या करना है, काम करना है। तो सीधी सी बात है, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले क्या करते हैं, वहाँ के जो लोकल दो आपके बिजनेसेस हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, उनके माध्यम से अपनी प्रोडक्ट्स की सेल शुरू करवाते हैं धीरे धीरे, और फिर क्या करते हैं, कारखाने स्टार्ट करके, बड़ी बिजनेस स्टार्ट करके, टाई अप करके, जॉइंट वेंचर्स लगा के, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, और फिर क्या करते हैं, ये बड़े बड़े क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा इनका जो एडवर्टाइजमेंट का और सेल्स प्रमोशन का काम होता है वो भी कैसा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और इफेक्टिव और बेस्ट जो आपके एडवर्टाइजमेंट मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के ऊपर इनके डिफरेंट टाइप के ऑफ़र्स होते हैं। ये ऑफ़र्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि इनके प्रोडक्ट को ही परचेज़ करें, इनके उत्पाद को ही खरीदें, और इस तरह से इनकी बिक्री जो होती है वो चल पड़ती है। क्लियर? अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, तो जैसा कि आपको पता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लिए तो पूरा वर्ल्ड ही क्या है, मार्केट है। जहाँ कहीं भी इनको ऐसा लगता है
कि इस कंट्री के अंदर इनको क्या करना है, बिजनेस सेटअप करना है। उस बिजनेस के लिए ये वहाँ की जो कंपनियाँ हैं जो सेम टाइप का काम कर रही हैं उनसे क्या कर लेंगे, आपके टाई अप कर लेंगे। और ऐसा करने से जो इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी जो इमेज है वो क्या होती है, बढ़ती है। आज हम बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात करें, जैसे वीवो, ओप्पो, ठीक है, जैसे सैमसंग, जैसे पामोलिव, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये सब फॉरेन कंपनीज़ हैं, इनके नाम काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात हैं। हम इनके प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल मानते हैं और उनको बार बार चेक करना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उन पर विश्वास है हमारा। उनकी जो इमेज है, उनका जो स्टेटस है वो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में इतना फैल चुका है कि किसी भी कंट्री में इनको सेटअप करने में काफ़ी कम समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे इनके प्रोडक्ट पहले से ही चर्चा में होते हैं। पॉपुलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती माल को सेल करने में, ठीक है। और लास्ट आता है इनका सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब होता है केंद्रीकृत नियंत्रण। देखो, हर ग्लोबल एंटरप्राइज, हर विदेशी कंपनी जो कि पूरे विश्व में बिजनेस कर रही है, उसका अपना एक सेंटर ऑफिस होता है। सेंटर ऑफिस का मतलब होता है केंद्रीय मुख्यालय। मतलब जहाँ से आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाली सिटी में आप अपना सेंटर ऑफिस खोल सकते हैं। और जितनी भी ब्रांचेस, जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके अलग अलग कंट्रीज़ में, जितनी भी शॉप्स, जितने भी शोरूम्स आपके अलग अलग कंट्रीज़ में चल रहे हैं, उन सब पे कंट्रोल केवल और केवल कहाँ से होगा, हेड ऑफिस से होगा। तो इस तरह से सारी की सारी वर्ल्ड वाइड जो आपकी फैली हुई है ब्रांचेस, उन सब पे आप सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक ही जगह है जहाँ इसका हेड ऑफिस होता है, वहाँ से उन पे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह से इसके सिंपल फीचर्स ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ के आपको समझ में आए हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम जॉइंट वेंचर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।